अरे वाह, देखो तो मेरे सारे बर्तन एकदम दूध के जैसे चमक रहे हैं। कोई भी देखकर नहीं बोल सकता कि ये राख से मांजे हुए बर्तन हैं। ये बोलकर गरीब घराने की सौम्या सारे बर्तन घर के अंदर में उठा लाती है, जहां जमीन में एक फटी हुई सी दरी बिछी हुई थी। और गरीब सास ससुर नंद पति और बहू के दोनों बच्चे भूख की वजह से चाय बनने के इंतजार में बैठे थे। तो सास ममता बोलती है, अरे बहू, धो लिए तो जल्दी से बढ़िया सी दूध वाली चाय बनाकर पिला दे, और अगर घर में बेसन पड़ा हो तो थोड़े पकौड़े बना लेना, सब दो दो खा लेंगे। अच्छा से कहती है, क्षमा करना माँ जी, मगर घर में एक बूंद दूध नहीं है और बेसन तो दूर, आज खाना पकाने को अनाज भी नहीं है। अरे सामान अगर खत्म हो गया तो मेरी शर्ट की जेब में देख लो, पैसे पड़े होंगे, दूध की थैली ले आओ। मैंने देखा था जी, मगर जेब खाली थी और लाला ने भी साफ साफ उधारी देने से मना कर दिया है। तभी विवेक उठकर अपनी फटी शर्ट पहनकर भरी बारिश में कमाने निकलने लगता है। तो बहन नित्या चिंता करते हुए बोलती है, भैया कहाँ जा रहे हो इतनी बारिश में? जाने दे बहन, जाऊंगा तो कहीं से भी 100-200 रुपए कमा कर ले आऊंगा, घर बैठ जाऊंगा तो सब क्या खाएंगे। आंखों में आंसू लिए विवेक पैदल पैदल लेबर चौक पर आकर बैठ जाता है। तभी एक बूढ़ा बढ़ई वापस पास में आकर बोलता है, अरे साहब जी, पहचाना मुझे? जी नहीं काका। याद नहीं है, 1 महीने पहले आपने मुझसे एक लकड़ी वाला छोटा सा बंगला बनवाया था। ये देखिए मैंने तैयार कर दिया है। कब से बनाकर इंतजार कर रहा था कि साहब जी आज आकर ले जाएंगे, कल आकर ले जाएंगे, लेकिन आप तो आए ही नहीं। उस बंगले को देखकर विवेक के जहनो जिगर पर लगे घाव ताजा हो गए। उसने रोते हुए कहा, हाँ, मुझे इस बंगले की जरूरत नहीं है काका, आप ले जाइए। और उसका दिल जैसे गुजरे पलों में खो गया, जब वो और उसका परिवार महलों से घर में राजाओं से जिंदगी जीता था। 5 करोड़ 1, 5 करोड़ 2, 5 करोड़ 3, 10 करोड़। मैं इस बंगलों के बदले 10 करोड़ देने को तैयार हूँ। 10 करोड़। जेंटलमैन, क्या कोई है जो इससे ज्यादा कीमत देने को तैयार है? 10 करोड़ 1, 10 करोड़ 2, 10 करोड़ 3, और ये बंगला सिंघानिया साहब का होता है। जहां एक तरफ बंगले की नीलामी चल रही होती है, तो वहीं बंगले में अमीर ससुराल वालों के दिल पर अपना घर छोड़ते वक्त अंगार बरस रहा था, जहां सास ममता फूट फूट कर रोती है। चलिए माँ जी, हम सबको यहाँ से जाना होगा। नहीं 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 बहू, हम कैसे जा सकते हैं? ये हमारा घर है। इस घर की दीवार की एक एक ईंट तेरे ससुर जी ने बड़े प्रेम से लगाई थी। हम सब यहीं रहेंगे, रखो सब सामान। होश में आओ ममता, संभालो खुद को, चलो सब। पूरा परिवार अपनी गठरियों के साथ बंगले से जाने लगता है। तभी रंजीत उन सबके चप्पल तक भी उतरवा लेता है। अरे ओ फकीर लोग, ये महंगे बूट और ये हीरे जड़े सैंडल तो उतार कर जाइए मोहतरमा, क्योंकि गरीबों के पैर में इतने महंगे चप्पल जूते शोभा नहीं देते। कैसा लग रहा है गरीब होकर राजेश दयाल? कहा था ना, एक दिन में तुम लोगों से सब कुछ छीन लूंगा। राजेश शर्मिंदगी के साथ अपने परिवार को लेकर नंगे पैर निकल जाता है। पूरे गरीब ससुराल वालों पर दुख और मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा था। कल तक महलों वाले अमीर ससुराल में रहने वाला परिवार आज गरीबी में दुख भोगने के लिए मजबूर हो चुका था। जैसे तैसे दिन भर में 100-150 रुपया कमाकर विवेक थोड़ा आटा खरीद कर ला पाता है। तभी सूखे हुए मुंह से ममता पूछती है, बेटा तू आ गया? तेरे पिता ने दिन भर से कुछ नहीं खाया है, राशन लाया है ना? हाँ माँ, बड़ी मुश्किल से थोड़ा आटा ला पाया हूँ, दाल खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे। सौम्या देख लेना क्या बनाओगी। कोई बात नहीं जी, थोड़ी चीनी चाय पत्ती पड़ी है, मैं लाल चाय और रोटी बना देती हूँ, सब खा लेंगे वहीं। फिर सौम्या चूल्हा जलाने का काफी जतन करती है, मगर गीली लकड़ी से चूल्हा सुलग नहीं पाता। पूरे मकान में धुआं धुआं मच जाता है। तब नंद उठकर कुछ ढूंढने लगती है। ये लो भाभी, थोड़ा सा मिट्टी का तेल डालकर तब सुलगाओ चूल्हा, ऐसे बात नहीं बनेगी। शुक्रिया नित्या। थोड़ी देर में बहू चूल्हा सुलगाकर रोटी, लाल चाय और रोटी बनाती है। सबके हिस्से में 1.5 रोटी ही आती है। तभी अंश और पलक मासूमियत से और रोटी मांगते हैं। माँ मुझको एक और रोटी दे दो, मेरा पेट नहीं भरा और भूख लगी है। माँ मुझको भी एक रोटी और दे दो प्लीज। बड़ी लाचारी से सौम्या बर्तन में देखती है, जिसमें केवल 3 ही रोटी पड़ी थी, जिसमें खाने के लिए वो और उसकी नंद बाकी थे। लो बच्चों, तुम मेरे हिस्से की रोटी खा लो, अभी बुआ भी खाएगी ना, इसलिए। भाभी आप मेरे हिस्से की रोटी भी बच्चों को दे दीजिए, मुझे वाकई भूख नहीं लगी। अंश और पलक फट से रोटी झपट लेते हैं और खाने लगते हैं। तभी सौम्या को पुराने पल याद आने लगते हैं, जहां पूरा अमीर ससुराल डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ खाना खा रहा था। वाह बहू, आज की मटन मशरूम की सब्जी तो एकदम मस्त बनी है, क्यों ममता जी? हाँ जी वाकई। वैसे एक बारी कढ़ाई पनीर खाइए, उंगली चाटते रह जाएंगे। भाई हमारा तो पेट फुल हो गया ममता, अब तो केवल बहू के हाथों बने रसगुल्ले खाएंगे और सोने जाएंगे। पापा जी, आज मैंने रसगुल्ले नहीं बल्कि मीठे में शाही टुकड़ा बनाया है, टेस्ट कीजिए। तभी दोनों बच्चे भी अपनी प्लेट का खाना छोड़कर मिठाई मांगने लगते हैं। मम्मी मम्मी, मुझे मटर पनीर नहीं खाना, मेरा पेट फुल हो गया, अब तो मुझे शाही टुकड़ा खाना है। तभी नंद नित्या मिठास से दोनों को डांट लगाती हुई कहती है, पलक, अंश, बैड मैनर्स, ऐसे खाना वेस्ट नहीं करते। पता है कितने गरीब लोगों को ये खाना नहीं मिलता। जल्दी से खा लो इसे, फिर खाना मिठाई। ओके बुआ जी। पूरा परिवार खाने की मेज पर खा ही रहे थे। तभी विवेक सबके लिए पिज्जा ले आता है। सरप्राइज, पिज्जा कौन कौन खाएगा? हम खाएंगे पिज्जा। डैडी आ गए, डैडी आ गए। मम्मी देखो, डैडी पिज्जा लाए हैं। और पूरा अमीर ससुराल साथ बैठकर पिज्जा का लुत्फ उठाते हैं। गुजरे हुए बेहतर अमीर दिनों को याद करके एकदम से सौम्या वर्तमान के गरीबी भरे दिनों में वापस आ जाती है और उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगते हैं। सब कुछ एक झटके में कैसे बदल गया ना नित्या। आखिर हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो भगवान हमें अर्श से फर्श पर ले आया। एक वो दिन थे जब मेज दावत के जैसी लगती थी, सब साथ में बैठकर मनपसंद का खाते थे, और एक ये गरीबी भरी जिंदगी जिसमें 2 टाइम का नमक रोटी भी पेट भर नसीब नहीं हो पाता। अपनी गरीब भाभी को टूटता बिखरता देखकर नित्या में दिलासा देती है। चुप हो जाओ भाभी, रो नहीं। भगवान ने चाहा तो हमसे जो भी कुछ छीना है उसका दुगना वापस लौटा देगा। सुख दुख तो जीवन में आते रहते हैं। तभी वहीं घर पर पड़ोस की औरत आती है, जो अपने साथ पूरे परिवार के लिए छोले भटूरे लाती है। अरे सौम्या बहन, रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस पुराने दिन याद आ रहे हैं।
ऐसे रो नहीं बहन, सब ठीक हो जाएगा। वैसे मैं ये छोले भटूरे लाई थी आप सबके लिए, घर पर बनाए थे तो सोचा आपके लिए भी ले चलूं। शुक्रिया बहन, जो तुमने सोचा। हम जब से आए हैं तब से आपको या किसी को कुछ नहीं दिया, माफ करना, हालात ही ऐसे हैं। अरे कोई नहीं बहन, जब तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा वापस तो बस सबको पार्टी दे देना। हाँ बहन, क्यों नहीं। अच्छा मैं चलती हूँ। पड़ोस वाली औरत के जाने के बाद सबने मिलकर छोले भटूरे खाए और फिर बातों बातों में ससुर राजेश ने कहा, अरे बेटा, कोर्ट की तारीख का क्या हुआ? इस सप्ताह में कोर्ट में तारीख लगेगी पिताजी, अब सब कुछ भगवान के हाथ में है। इसी तरह गरीब ससुराल वालों के दिन काफी जद्दोजहद से गुजर रहे थे। जहां लाचार होकर विवेक मामूली सा लेबर वाला छोटा काम करता है, तो वहीं सौम्या अपने पति का खर्चों में हाथ बटाने के लिए कोठी में रोटी बनाने का काम कर रही होती है। तभी एक दिन उसकी मालकिन मोना कहती है, अरे ओ सौम्या, वो मेरे बच्चों के कपड़े छोटे हो गए, तेरे भी तो 2 बच्चे हैं, तो ऐसा करना, तू वो कपड़े ले जाना। यह सुनकर सौम्या का दिल भर आता है, फिर भी वो शुक्रगुजार करती हुई कहती है, जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब, ये तेरे लिए भी कुछ साड़ियाँ निकाल दी हैं, ले जाना। कोठी से मिले पुराने कपड़े लेकर सौम्या घर आती है तो सास कहती है, अरे बहू, इस पोटली में क्या है? माँ जी, वो कोठी वाली मालकिन ने अपने दोनों बच्चों के कपड़े दिए हैं अंश पलक के लिए, मैंने सोचा पहना दूंगी। वैसे भी गरीबी के चलते हाथ टाइट है कि बच्चों को नए कपड़े भी नहीं दिला सकती हूँ। यह सुनकर गरीब ससुराल वालों के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। तभी अंश पलक मुस्कुराते हुए कपड़े देखकर खुशी जताते हैं। माँ, ये फ्रॉक भी तो अच्छी है, थोड़ी सी ही तो पुरानी है। कोई बात नहीं। हाँ माँ, मुझे भी तो ऐसी टी शर्ट चाहिए थी। थैंक यू माँ। अपने गरीब बच्चों को इतनी समझदारी दिखाते देखकर बेचारी गरीब बहू उन दोनों को गले से लगाकर चूमने लगती है। मेरे प्यारे दुलारे बच्चों, हम सबके साथ साथ छोटी सी उम्र में तुम दोनों को भी बहुत गरीबी और दुख झेलना पड़ रहा है ना। अपनी माँ को माफ कर देना। और ऐसा कहकर वो पुराने दिनों में खो जाती है। बच्चों कहाँ हो, जल्दी आओ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाई हूँ। सच में माँ? ये देखो अंश, तुम्हारी स्पाइडरमैन वाली टी शर्ट और पलक तुम्हारे लिए बाबी वाली ड्रेस। अच्छी है ना? मॉल में ये बस इकलौते पीस थे जिन्हें अब तुम पहनोगे। थैंक यू माँ। अच्छे कपड़े पहनने वाले मेरे बच्चों को आज कैसे किसी और की उतरन पहननी पड़ रही है। भगवान, ये दिन किसी को ना दिखाना। बहाने हैं तो ये आंसू भगवान के आगे बहा, क्योंकि आज कोर्ट में हमारे मुकदमे की सुनवाई होनी है। भगवान सही फैसला सुनाए, जो हमारा था हमें मिल जाए। गरीब ससुराल वाले मन में आशा का दीपक जलाकर विनती करते हैं। कुछ ही देर में मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ विवेक घर आता है। उसकी आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। माँ, पिताजी, सौम्या, हम केस जीत गए। हमारा बंगला, हमारी इज्जत और हमारा कारोबार सब हमें वापस मिल गया। यह सुनकर गरीब ससुराल वाले खुशी के मारे फूले नहीं समाते। क्या सच में विवेक जी, हम जीत गए? मतलब मेरा गरीब ससुराल अमीर हो गया। सब अपना सामान लेकर वापस से बंगले में जाने लगते हैं। उन्हें गरीब मोहल्ले से जाते देखकर आस पड़ोसी वाले स्नेह प्रेम से उन्हें विदा करते हैं और अंत में ससुराल वाले पहले की तरह शान शौकत भरी अमीरी वाली जिंदगी जीने लग जाते हैं। बहू, तू ससुराल की लक्ष्मी है। तेरी प्रार्थनाओं की वजह से हमारा सब कुछ हमें मिल गया। बता, हम सब इस खुशी के मौके पर क्या करें? तब कुछ सोचकर सौम्या ने कहा, पिताजी, क्या हम गरीब लोगों के लिए अपने बंगले में दावत रख सकते हैं? गरीबी को इतने पास से जीने के बाद एहसास हुआ कितना कठिन होता है एक गरीब की जिंदगी जीना। बहू, तेरी इच्छा है तो हम गरीब लोगों को दावत जरूर खिलाएंगे। अंत में अमीर ससुराल वाले गरीबों के लिए दावत रखते हैं और आदत भावना से सबको पेट भरकर खिलाते हैं। अमीरी गरीबी जिंदगी की गाड़ी के 2 पहिए हैं, इसलिए इंसान को दुख सुख दोनों भोगना पड़ता है। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आपने हमारी ये स्टोरी अकेले देखी या फिर किसी फैमिली मेंबर के साथ देखी? कमेंट में जरूर बताइएगा।